हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत लखनऊ समझौते और लखनऊ पैक्ट के बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहता है वो है द्वितीय चरण का होम रूल आंदोलन। तो अपन बात कर रहे हैं लखनऊ समझौते के बाद। हमने पढ़ा था कि 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दो दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण था कि एक तो कांग्रेस का जो विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ, गरम दल और नरम दल के रूप में उनका इंटीग्रेशन हुआ, उनका एकीकरण हुआ। किन की सहायता से हुआ था? तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से कांग्रेस का एकीकरण किया गया। और दूसरा जो समझौता था इस सम्मेलन के तहत वो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस लखनऊ पैक्ट के बाद जो हम बात कर रहे हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन हमें पता है बहुत महत्वपूर्ण, नाम से पता चल रहा है। होम यानी घर, यानी स्वराज्य। अपने देश के अंदर जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है वो भारतीय लोगों के द्वारा ही चलाई जानी चाहिए। इसलिए पहली बात हमें याद रखनी है कि होम रूल आंदोलन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज्य यानी स्वशासन, भारतीय लोगों के द्वारा सरकार में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाए, स्वशासन, हमारे लोगों के द्वारा शासन किया जाए। होम रूल आंदोलन, यह आंदोलन चला था कब मित्रों? 1916 ईस्वी में। हमें पता है कि इस आंदोलन में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान रहेगा, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरी आयरलैंड की एक आयरन लेडी के नाम से मशहूर एनी बेसेंट का इस होम रूल आंदोलन में प्रमुख योगदान रहेगा। दोनों की अलग अलग शाखाएं थी, किस तरह से इन्होंने इस होम रूल आंदोलन को भारत में चलाया। तो हमें याद रखना है कि होम रूल आंदोलन कब चला? 1916 ईस्वी में। सबसे पहले जो अखिल भारतीय स्तर का होम रूल था वो किसके द्वारा चलाया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। अखिल भारतीय स्तर का होम रूल आंदोलन, अखिल भारतीय स्तर का होम रूल आंदोलन था एनी बेसेंट के द्वारा। आपको पता है कि एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और भारत में चलाया गया होम रूल आंदोलन किस देश से प्रभावित था? यह भी हमें याद रखना है कि भारत का जो होम रूल आंदोलन था वो किस देश की देन माना जाता है? आयरलैंड का, क्योंकि एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। एनी बेसेंट को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, किस महिला को आयरन लेडी कहा जाता है? तो हमें याद रखना है एनी बेसेंट को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट के द्वारा इस होम रूल आंदोलन का प्रचार दो मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके द्वारा दो समाचार पत्र चलाए गए। पहला जो समाचार पत्र था कॉमनवेल, जो साप्ताहिक था। कॉमनवेल जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिनके द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार जनता के बीच में किया गया। दूसरा जो समाचार पत्र था एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया, न्यू इंडिया। याद रखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा कौन से दो समाचार पत्र निकाले गए? तो हमें याद रखना है, एक तो कॉमनवेल और दूसरा कौन सा? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था वो था आपका दैनिक समाचार पत्र था, और कॉमनवेल समाचार पत्र था वो आपका था साप्ताहिक। एनी बेसेंट आयरलैंड की एक महिला थी और भारत का जो होम रूल आंदोलन था वो आयरिश प्रभाव यानी आयरलैंड से प्रभावित था। एनी बेसेंट के द्वारा कौन से दो समाचार पत्र? कॉमनवेल और न्यू इंडिया। याद रखेंगे मित्रों, कॉमनवेल साप्ताहिक पत्रिका थी, न्यू इंडिया कैसी पत्रिका थी? दैनिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है। एनी बेसेंट के द्वारा जो इस भारतीय होम रूल की स्थापना की गई सितंबर 1916। एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय स्तर का जो होम रूल लीग था उनकी स्थापना की गई थी सितंबर 1916 ईस्वी में। याद रखेंगे दो व्यक्तियों का इस होम रूल आंदोलन को चलाने में योगदान रहेगा, एक एनी बेसेंट और दूसरे हमारे उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? 1916 ईस्वी में। इनका जो मुख्यालय था वो आपका रहेगा मद्रास अड्यार में स्थापित था। इसके बाद तिलक का जो होम रूल आंदोलन रहता है वो आपके तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 28 अप्रैल
1916 ईस्वी को। दोनों की डेटें अलग अलग हैं, हमें याद रखना है। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आयरलैंड की लेडी, याद रखेंगे किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और इनका जो मुख्यालय था वो किस स्थान पर? मद्रास, जिसको हम वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं। और मद्रास के अंदर एक जगह है अड्यार, यानी एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन का मुख्यालय किस स्थान पे था? अड्यार में था। और तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। बेलगांव, जो कहां पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखेंगे तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय किस स्थान पे था? बेलगांव, जो कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, केसरी और मराठा समाचार पत्रों की रचना उनके द्वारा की गई थी। उनके द्वारा भी इन होम रूल आंदोलन का प्रचार किया गया था। इसके बाद में याद रखेंगे तिलक का जो होम रूल आंदोलन था उनका जो प्रेसिडेंट था वो था आपका जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग का जो प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में था वो था जोसेफ बैप्टिस्टा। याद रखेंगे तिलक ने कौन से दो समाचार पत्र? याद रखेंगे हम केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, क्योंकि आपको पता है कि 1908 ईस्वी में तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की जो कठोर कारावास की सजा दी गई थी। और बर्मा की मांडले जेल में उन्होंने 6 वर्ष कठोर कारावास के रूप में बिताए थे। और जैसे ही वो जून 1914 में वापस आए और आने के बाद में ये लखनऊ समझौता हुआ था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तिलक ने भी भारतीय लोगों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गांव-गांव घूमकर उन लोगों से आह्वान किया था, तिलक और गांधी जी ने। और उसके बाद में लखनऊ समझौते में जब कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, वो वापस एक हो गया। उसके बाद में एनी बेसेंट और तिलक ने भारत में किसकी स्थापना की थी? हम याद रखेंगे होम रूल आंदोलन, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज्य, भारतीय लोगों के द्वारा भारत में शासन स्थापित किया जाए। भारतीय लोगों के द्वारा भारत में शासन स्थापित किया जाए, यह होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। जिसको हम एक शब्द में यह पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हम याद रखेंगे होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति। और आपको पता है कि स्वराज्य शब्द का पहली बार किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया था? याद रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वराज्य शब्द का पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इस शब्द का कांग्रेस के अधिवेशन में प्रयोग किया गया। बाकी स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो ये बातें हम याद रखेंगे। होम रूल आंदोलन कितने व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया? 2 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। किन के द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो सीमित क्षेत्र में था, और एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो अखिल भारतीय क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके बाद में जो तिलक के द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग था, उनके सचिव के रूप में उन्होंने किसको नामित किया था? याद रखेंगे अध्यक्ष के रूप में तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और तिलक की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? हम याद रखेंगे तिलक की होम रूल लीग के सचिव के रूप में किस व्यक्ति का चयन किया गया? एनसी केलकर। और इसी दौरान तिलक को कौन सी उपाधि मिली थी? लोकमान्य की उपाधि। याद रखेंगे क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से इनको जाना जाता है। तो होम रूल आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि से नवाजा गया? तो हम लोग याद रखेंगे कौन सी उपाधि? लोकमान्य की उपाधि इस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को दी गई। इसके बाद में आता है सदस्य। तिलक की जो होम रूल लीग थी उसके सदस्य जीएस खापड़े के रूप में, वीएस मूंजे, आरपी करंदीकर, इन 3 महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में इनके नाम हमें याद रखना है कि निम्न में से कौन सा तिलक की होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। तो यह भी याद रखनी है बात कि इसके सदस्यों के रूप में जीएस खोपड़े, वीएस मूंजे, आरपी करंदीकर। अब जो इनका कार्य क्षेत्र था, आपको पता है कि इनकी स्थापना तो उन्होंने बेलगांव कर्नाटक 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र सीमित क्षेत्र में था, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर का जो होम रूल लीग था वो एनी बेसेंट का था। और तिलक के कुछ क्षेत्र जिनके नाम हमें याद रखने हैं कि कर्नाटक पहला क्षेत्र था इनका, पहले राज्य के रूप में हम याद रखें कर्नाटक। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किस क्षेत्र को छोड़कर
बंबई का जो क्षेत्र था वह तिलक की होम रूल के अंतर्गत नहीं आता था। बंबई को छोड़कर शेष महाराष्ट्र का भाग, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि महाराष्ट्र का शेष भाग था वो तो तिलक की होम रूल के अंतर्गत था, लेकिन बंबई जो प्रांत था वो अखिल भारतीय स्तर की जो होम रूल लीग संस्था थी यानी बेसेंट की, उसके अंतर्गत आता था। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे, पूरा महाराष्ट्र नहीं है, बंबई का जो क्षेत्र था वो अखिल भारतीय स्तर की एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग संस्था थी उसके अंतर्गत आता था। तीसरा आता है मध्य प्रांत और चौथा आता है इसमें बरार। ये चार शब्द ही याद रखने हैं। निम्न में से तिलक की जो होम रूल लीग थी वो किन क्षेत्रों में फैली हुई थी या निम्न में से कौन सा क्षेत्र उसे संबंधित नहीं है? मित्रों याद रखना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, बंबई का क्षेत्र था वो इसमें शामिल नहीं रहेगा। कर्नाटक रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, मध्य प्रांत रहेगा और बरार रहेगा। तो ये बातें हमें याद रखना है। तिलक की जो होम रूल लीग थी वो स्थापित कब की गई? तिलक की होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की गई, बेलगांव कर्नाटक में की गई थी। और उसके बाद में उनके प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में जोसेफ बैप्टिस्टा, उनके सचिव के रूप में एनसी केलकर, कुछ सदस्यों को उसकी लीग में शामिल किया गया। और उनका जो कार्य क्षेत्र था, किन किन क्षेत्रों में तिलक की जो होम रूल लीग थी, जनता में जागृति फैलाई जा रही थी कि सब राज्य की प्राप्ति हम करें, तो उसके अंतर्गत कर्नाटक, जहां बेलगांव में इनका मुख्यालय था, उसके बाद में महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़ना आपको, बंबई को छोड़कर शेष भाग जो था वो कहां पे स्थित था? तिलक की होम रूल लीग में शामिल था। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रांत और बरार, ये रहेंगे आपके किससे संबंधित? तिलक के होम रूल लीग से संबंधित। इसके बाद में बरार हो गया, तो चार क्षेत्र उसके हो गए, बिल्कुल सही है। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं, होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं अच्छा प्रश्न है। मद्रास में, क्योंकि एनी बेसेंट का जो अखिल भारतीय स्तर की होम रूल लीग थी उनका मुख्यालय मद्रास अडियार में था। इनकी सबसे ज्यादा जो शाखाएं थी वो किस स्थान पे थी? हम याद रखेंगे, मद्रास, जिसको किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वहां पे आपको पता हो तो प्राचीन काल में चोल काल का प्रभुत्व रहा था। तो इसके बाद में हमें याद रखना है एनी बेसेंट का होम रूल लीग, जिनकी स्थापना की गई थी सितंबर 1916 ईस्वी में। इनका जो मुख्यालय था वो किस स्थान पे था? मद्रास। और मद्रास में भी कौन सा स्थान? अडियार। मद्रास में भी कौन सा स्थान? अडियार नामक स्थान पे एनी बेसेंट की जो अखिल भारतीय स्तर की होम रूल लीग थी उनका मुख्यालय स्थापित था। और इन्होंने अपना जो प्रचार किया था हमने पढ़ ही लिया था, किन दो समाचार पत्रों के माध्यम से? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा इन्होंने अपना प्रचार इस अखिल भारतीय स्तर की होम रूल लीग का किया था। जो चार क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय स्तर की होम रूल लीग स्थापित थी। तो याद रखेंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? हम याद रखेंगे सितंबर 1916 ईस्वी में। इसका मुख्यालय किस स्थान पे था? मद्रास। और मद्रास के पास में कौन सा स्थान? अडियार में इनका मुख्यालय स्थित था। सचिव के रूप में कौन था सचिव? जॉर्ज अरुंडेल। और कोषाध्यक्ष के रूप में मजदूर संघ के नेता वीपी वाडिया थे। याद रखेंगे, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो हमें याद रखना जॉर्ज अरुंडेल। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग थी उसका कोषाध्यक्ष के रूप में मजदूर संघ के नेता वीपी वाडिया को चुना गया था। इस प्रकार से तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा लखनऊ समझौते के बाद में भारत में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। जब अंग्रेजों को लगा कि इनका विस्तार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है तो 1917 ईस्वी के अंदर एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जनता की हड़ताल के द्वारा फिर अंग्रेजों को मजबूरन एनी बेसेंट को जेल से रिहा करना पड़ा। और उसी दौरान ये आंदोलन थोड़ा रफ्तार में धीमा हो गया। और उसी वक्त बाल गंगाधर तिलक जिसको
बाल गंगाधर जिस तिलक को आपको पता है, इनको कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और यह किसने कहा था, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। यह जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कौन सी पुस्तक में इनको भारतीय अशांति का जनक कहा, इंडियन अर्नेस्ट। याद रखेंगे, इंडियन अर्नेस्ट जो पुस्तक थी वो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था और इसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने के लिए, वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का दावा करने के लिए तिलक 1918 ईस्वी में किस स्थान पे चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। 1918 ईस्वी में वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने इसको क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था, इसलिए उन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक 1918 में लंदन जाते हैं। इसलिए एनी बेसेंट को एक तरफ से गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए, और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक भी कहां चले गए, लंदन। इस तरह से 1918 ईस्वी में ये होम रूल आंदोलन जो 1916 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में इस तरह से ये समाप्त हो गया। तो किस नेता को कहा जाता है, हम याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, भारतीय शांति का जनक। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किस बुक्स में कहा था, याद रखेंगे, इनके द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई, इंडियन अर्नेस्ट बुक्स में इनको भारतीय शांति का जनक कहा गया। और इन्हीं के ऊपर मानहानि का दावा करने के लिए 1918 ईस्वी में तिलक किस स्थान पे जाते हैं, लंदन जाते हैं, और इस तरह से होम रूल आंदोलन है वो धीमा पड़ गया था। तो ये बातें हम याद रखेंगे। तिलक की जो 4 क्षेत्र थे हमें याद रखने की, तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था। उस तिलक के जो क्षेत्र थे कर्नाटक, महाराष्ट्र में किस क्षेत्र को छोड़ना है, विशेष रूप से बता रहा हूं, फिर से नोट कर लेना, बंबई को छोड़कर शेष भाग में तिलक की होम रूल लीग स्थापित थी। और कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत और बरार, इन 4 क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में जो होम रूल लीग स्थापित थी वो किसकी थी, एनी बेसेंट। हम याद रखेंगे एनी बेसेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। एनी बेसेंट वह महिला थी जो पहली, एनी बेसेंट वह महिला थी जो पहली, एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में किस अधिवेशन में, हम याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला एवं विदेशी अध्यक्षा थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी यही थी, और पहली विदेशी अध्यक्ष पूछा जाता है महिला के रूप में तो भी हमें याद क्या रखना है, एनी बेसेंट का नाम याद रखना है। किस देश से संबंध रखनी हमने पढ़ लिया, आयरलैंड से इसका संबंध रहा है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया समाचार पत्र इसके द्वारा निकाले गए थे और उन्हीं के द्वारा जनता में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, जनता में जागृति के संचार करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 किस स्थान पर, कलकत्ता, याद रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये सारी बातें हमें याद रखनी है। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग था उनका मुख्यालय अड्यार कहां पड़ता है, मद्रास में। कब स्थापित किया गया, सितंबर 1916 ईस्वी में। इसके सचिव के रूप में जॉर्ज अरुंडेल, इनको भी एनी बेसेंट के साथ साथ इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वीपी वाडिया जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के क्या थे, कोषाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। एनी बेसेंट ने कहा था होम रूल आंदोलन के दौरान कि भारत अब अनुग्रह यानी विनय पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक के लिए घुटनों पे नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने
पैरों पे खड़ा है। भारत खुद चाहता है कि स्वराज्य की प्राप्ति, भारतीय जनता चाहती है कि स्वराज्य की प्राप्ति हमें मिले। अनुनय और विनय से हमें स्वराज्य की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। यह कथन भी याद रखना। यह कोटेशन किसका है? एनी बेसेंट। भारत अब अनुग्रह के लिए घुटनों पे नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए किस पे खड़ा है? पैरों पे खड़ा है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। यह कथन भी किसके द्वारा कहा गया? एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया। याद रखेंगे, एनी बेसेंट के द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। यह कथन किन के द्वारा कहा गया? एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया। यह बात हम पढ़ चुके हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जनक किस व्यक्तित्व को कहा था? तिलक। कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? इंडियन अर्नेस्ट बुक में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से ये होम रूल लीग दो व्यक्तियों की अलग अलग शाखाएं, अलग अलग कार्य क्षेत्र रहेंगे। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया किसके समाचार पत्र है? एनी बेसेंट के। केसरी और मराठा किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के। लोकमान्य पदवी किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। मांडले जेल में कितने वर्ष तक कठिन कारावास की सजा काटी थी? 6 वर्ष की। उस जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी रचना लिखी थी? हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, गीता रहस्य की रचना की थी और एक अन्य रचना उनकी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है होम रूल लीग से संबंधित। भारत के अंतर्गत 1916 ईस्वी का चला था यह आंदोलन। इसके बाद में द्वितीय जो चरण हमारा रहता है उसके तहत आता है अगली मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू घोषणा याद रखेंगे। मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917। इसलिए 20 अगस्त को करने के कारण, अगस्त महीने में करने के कारण इस मॉन्टेस्क्यू घोषणा को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, अगस्त घोषणा कब हुई? तो उत्तर हमें क्या लिखना है? 20 अगस्त 1917। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में आएगा। क्योंकि दूसरा इसके जैसा ही एक प्रश्न बनता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, आगे अपन चर्चा करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1940। दोनों अलग है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1940 ईस्वी में। लेकिन मॉन्टेस्क्यू घोषणा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। और यह घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। भारत सचिव के रूप में थे मॉन्टेस्क्यू। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेस्क्यू घोषणा की गई और इनके तहत उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति सहानुभूति रखते हुए वो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। तो याद रखेंगे मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को की गई। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917। अगस्त प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है, कब? 1940 ईस्वी में। इसके बाद में इस मॉन्टेस्क्यू घोषणा को उदारवादियों ने इसे भारत का क्या कहा? मैग्ना कार्टे। क्योंकि अंग्रेज लोग उदारवादियों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादियों की सहानुभूति अंग्रेज प्राप्त करना चाहते थे और इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि भारत में सहानुभूति जो उदारवादी लोग रख रहे हैं उन्हीं के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन सहानुभूति ब्रिटिश संवैधानिक नियमों को मानते हुए। इसके बाद में तो याद रखेंगे मॉन्टेस्क्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी है? उदारवादियों ने इनकी संज्ञा दी है। और इसके आधार पर ही मॉन्टेस्क्यू घोषणा के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया। इसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जिस तरह से मार्लो मिंटो अधिनियम था ना 1909 वाला, एक भारत सचिव था और एक वाइसराय था, उसी तरह से भारत शासन अधिनियम 1919 को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन इसकी मुख्य विशेषता रहेगी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो किसके आधार पर पारित हुआ था हम याद रखेंगे? मॉन्टेस्क्यू घोषणा के आधार पे। मॉन्टेस्क्यू घोषणा और 1918 में चेम्सफोर्ड की घोषणा की गई थी।
इन दोनों के बीच में विवाद को लेकर कांग्रेस में दूसरा विभाजन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है मॉन्टेग्यू घोषणा और चेम्सफोर्ड की जो नियम थे 1918 में बने थे, उन नियमों के आधार पर कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हम पढ़ चुके हैं, 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा में विवाद को लेकर कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। यह बात अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि पहला जो विभाजन है वो सब लोगों को पता है, इसलिए हमें याद रखना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन के बाद जो द्वितीय विभाजन हुआ, कब यह हुआ था? 1918 ईस्वी में। किस स्थान पे हुआ था? बंबई में। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन किस स्थान पे हुआ था? बंबई में। याद रखेंगे, द्वितीय विभाजन हुआ था और इसके बाद में एसएन बनर्जी, जिनको हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस से अलग होकर एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक अलग संघ की स्थापना कर दी 1918 ईस्वी में। एसएन बनर्जी के द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी संघ की कांग्रेस से अलग होकर स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय उदारवादी संघ। तो याद रखेंगे, मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन मुख्य विशेषता के रूप में हमें याद रखना है। प्रांतों में उन्नीस 1909 का अधिनियम, जिसको मार्लो पिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिनकी मुख्य विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। इसी तरह से हमें याद रखना है 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन। याद रखेंगे, हम इधर से देख लीजिए, 1918 ईस्वी में बंबई का कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था और उदारवादी नेता एसएन बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी? अखिल भारतीय उदारवादी संघ। कब की थी इसकी स्थापना? 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना करके उन्होंने कांग्रेस से अपनी अलग एक पार्टी बना ली थी। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? 1918 में। किस स्थान पे हुआ था? बंबई में। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? अगस्त घोषणा। 20 अगस्त 1917 को उदारवादियों ने जो मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश संवैधानिक नियमों को मानते हुए उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी और इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। लेकिन मॉन्टेग्यू घोषणा और चेम्सफोर्ड 1918 के सुधारों को लेकर कांग्रेस के बीच में क्या हो गया? विवाद। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय विभाजन 1918 बंबई में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अलग होकर एक अलग संघ बना दिया। अखिल भारतीय स्तर का अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। तो ये बातें हमें फिर से याद रखनी है। उद्देश्य आपको पहले ही बता दिया, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ब्रिटिश संवैधानिक नियमों को मानते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना मॉन्टेग्यू घोषणा का मुख्य उद्देश्य के रूप में। मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तिलक ने 1919 के सुधारों को क्या कहा? तिलक क्योंकि गर्मपंथी नेता थे, इन्होंने कहा कि असंतोषप्रद है, ये निराशाजनक और बिना सूरज का सवेरा सूर्यवीन उषा काल को संज्ञा दी थी। किसको? मॉन्टेग्यू घोषणा को। ऐसी संज्ञा किस व्यक्तित्व के द्वारा दी गई? तिलक के द्वारा ऐसी संज्ञा दी गई। तो इस तरह से हमें ये याद रखेंगे, जो हमारा द्वितीय चरण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमने पढ़ा था, द्वितीय चरण कौन सा था? उग्रवादी चरण, जिसको कहा जाता है
कालक्रम की घटनाएं भूलना नहीं है, एक बार फिर से बता रहा हूं, 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक इनका समय रहेगा। 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक इनका समय रहेगा। इस उग्रवादी चरण को हम किस नाम से जानते हैं? गर्मपंथी चरण के नाम से जानते हैं। उदारवादी चरण, उग्रवादी का जो जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक माना जाता है। तो इसके तहत सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बंगाल विभाजन। फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, बंगाल विभाजन, जिनको हम क्या कहते हैं? बंग भंग कहते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। ये घटनाएं याद रखनी है काल क्रमानुसार, क्योंकि इतिहास में किसी भी विषय के प्रति समझ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रमबद्धता को ध्यान में रखना है। हमें यह भी पता है कि सन से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नहीं जाते फिर भी एक समझ विकसित करने के लिए, काल क्रमानुसार तथ्यों को याद करने के लिए हमें क्रमबद्धता से इनको याद रखना बहुत जरूरी है। बंगाल विभाजन के विरोध में ही 1905 में दूसरा कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन, जो कब चला था? 1905। स्वदेशी आंदोलन भी कब चला था? 1905 में। यह बंगाल विभाजन के विरोध में ही चला था। बंगाल विभाजन की 3 डेटें बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता है 19 जुलाई को क्या हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कर्जन। और 7 अगस्त को इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? याद रखेंगे, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो ये बातें हमें याद रखनी है। इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? सूरत अधिवेशन। ये क्रम से याद रखना, इनका पूछा जाएगा। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सूरत अधिवेशन 1907। इनके बीच से पहले एक बात और शेष रह गई, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। क्रमवार याद करें, सूरत अधिवेशन, उन्नीस सौ 7 में। फिर मार्ले मिंटे अधिनियम, मिंटो अधिनियम 1909 में। इसके बाद हमने पढ़ा था दिल्ली दरबार 1911 में। उसके बाद दिल्ली दरबार के अंतर्गत एक दिल्ली षड्यंत्र केस भी पढ़ा था। उसके बाद में कामागाटा मारू प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। फिर हमने होम रूल आंदोलन 1916 में अभी पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1917। तो ये इस प्रकार से हमारा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। इसके बाद में इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद के 2 चरण रहते हैं। एक 1920 के बाद की घटना है। कुछ ऐसे क्रांतिकारी आतंकवाद के रूप में अंग्रेजों को भारत में हिंसा के द्वारा बाहर निकालना चाहते थे, तो उनकी कुछ बातें अपन पढ़ते हैं। इसी उग्र राष्ट्रवाद के दौरान उनकी विशेष रूप से जो अलग अलग क्षेत्र की घटनाएं रहती है, 3 प्रमुख स्टेट रहेंगे आपके। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण के तहत हम देखते हैं कि जो केंद्र थे, मुख्य केंद्र क्रांतिकारी आतंकवादियों का था वो बंगाल था, पंजाब और महाराष्ट्र। याद रखेंगे, प्रथम क्रांतिकारी आतंकवाद 3 राज्यों के प्रमुख स्थान थे, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधियां हम देखते हैं। भारत में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो मानी जाती है, क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से। गतिविधियों की शुरुआत किस राज्य से मानी जाएगी? महाराष्ट्र से इनकी शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1897 में वासुदेव बलवंत फड़क्कर के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत
की गई। महाराष्ट्र की जो घटनाएं हम देखते हैं, पूना में प्लेग की महामारी कब फैली थी? 22 जून 1897। याद रखेंगे प्लेग एक महामारी का नाम है। इस प्लेग की महामारी के दौरान जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड एंड आयरस्ट ने इन्होंने जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया था कि उस महामारी को रोकने। वर्तमान में आपको पता है कि कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, प्रशासन के द्वारा किस तरह से सावधानियां बरती जा रही है और किस तरह से संदेश जनता के बीच में प्रचारित करवाए जा रहे हैं। तो उसी तरह से प्लेग कमिश्नर जो अंग्रेज थे रेड एंड आयरिस्ट, जनता के साथ इन्होंने अमानवीय व्यवहार किया। एक तो प्लेग की महामारी और जनता के साथ में अमानवीय व्यवहार करने के कारण अमानवीय व्यवहार करने के कारण 22 जून 1897 को इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? सापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। बालकृष्ण सापेकर और दूसरा था दामोदर सापेकर। याद रखेंगे महाराष्ट्र क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत इस राज्य से होती है। शुरुआत करने वाले वासुदेव बलवंत फड़क के कब से? 1897। पहली घटना थी पूना में प्लेग की महामारी। याद रखेंगे पूना में प्लेग की महामारी कब फैली? 1897 में। प्लेग कमिश्नर उस समय कौन थे? रैंड एंड आयरिस्ट, जिन्होंने जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करने के कारण सापेकर जो बंधु थे बालकृष्ण सापेकर और दामोदर जो सापेकर भाई थे, इन्होंने इन दोनों पे गोली चलाकर इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। यह हत्या भारत में किसी यूरोपीय राजनीतिक हत्या पहली थी। यूरोप की पहली राजनीतिक हत्या थी भारत में। याद रखेंगे यूरोप की पहली राजनीतिक हत्या भारत में की गई कब? 1897 ईस्वी में। याद रखेंगे यूरोप की पहली राजनीतिक हत्या की गई किनकी? रैंड एंड एरेस्ट की हत्या की गई जी, जो पूना के प्लेग कमिश्नर के रूप में थे। इन्होंने सही तरीके से जनता के साथ व्यवहार नहीं किया। इनकी हत्या करने वाले कौन से सापेकर बंधु थे? बालकृष्ण सापेकर और दामोदर सापेकर के द्वारा पूना के कमिश्नर रैंड एंड एरेस्ट की हत्या कर दी गई। तो अच्छी तरह से याद रखना कि पूना में महामारी कब फैली? 1897 में। पूना की महामारी के समय पूना में प्लेग कमिश्नर कौन था? रेड एंड एरेस्ट। उनकी हत्या किसके द्वारा की गई? सापेकर बंधुओं के द्वारा, या सापेकर बंधुओं के रूप में कौन जाना जाता है? तो भी हमें याद रखना बालकृष्ण सापेकर और दामोदर सापेकर के द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों का पहले चरण के रूप में पहली घटना हमने पढ़ी पूना में प्लेग की महामारी। दूसरी आपकी महाराष्ट्र में स्थापित जो क्रांतिकारी संस्था थी वो है अभिनव भारत। आपको पता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई। अब आपको पता है कि अभिनव भारत की जो स्थापना होती है वो तो आपको याद रखना 1904 में। अभिनव भारत की जो स्थापना होती है कब? 1904 में। जो शुरुआती संस्था बनी थी वो मित्र मेला। 1899 में नासिक महाराष्ट्र किस स्थान पे इसकी स्थापना की गई? हम याद रखेंगे नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला जो संगठन बना था, क्रांतिकारी जो संस्था बनी थी, कौन सी? 1899 में मित्र मेला। किसके द्वारा? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। मुख्य जो योगदान रहता है वीडी सावरकर, जिसको विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1899 ईस्वी में। कौन सी संस्था के रूप में? मित्र मेला। किस स्थान पे की थी? नासिक। मित्र मेला संगठन कब और किस स्थान पे बना? 1899 ईस्वी में नासिक में इसकी स्थापना की गई। इसी मित्र मेला संगठन का जो नाम परिवर्तन किया गया वो कब किया गया? 1904 ईस्वी में। याद रखेंगे यानी अभिनव भारत, इनका जो नाम बदल के किया गया था वो क्या किया गया था? अभिनव भारत। याद रखेंगे इनका नाम बदल के मित्र मेला संगठन का नाम कर दिया गया था अभिनव भारत। ये महाराष्ट्र में स्थापित एक क्रांतिकारी संस्था थी जो ऐसे क्रांतिकारी युवा जिनको बम बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण देती थी और उसके द्वारा फिर अंग्रेजों पर
अंग्रेजों की जो गतिविधियां थी उन पे नजर रखते हुए उन पे आक्रमण करवाया जाता था। तो याद रखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत अभिनव भारत, इसका पूर्व नाम क्या था, पहले का नाम क्या था, मित्र मेला, इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में, इनका नामकरण परिवर्तन 1904 ईस्वी में किस नाम से, अभिनव भारत। जो क्रांतिकारी युवा थे उनको बम बनाने का प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाता था। तो पूना में प्लेग 1897, मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1904। इसके बाद में आता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस कब, 1909 ईस्वी में। नासिक षड्यंत्र केस क्यों प्रसिद्ध है, नासिक षड्यंत्र केस, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे जैक्सन, जिनकी हत्या कर दी गई थी, क्रांतिकारी था अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। 1909 ईस्वी में अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए ही इनको जेल में बंद किया गया था और फांसी दी गई थी। किनको, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इनके साथ में दो व्यक्तित्व और थे, गोपाल कृष्ण सर्वे, गोपाल कृष्ण सर्वे, विनायक नारायण देशपांडे। याद रखेंगे 1911 ईस्वी में इन तीनों व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। नासिक षड्यंत्र के अंतर्गत निम्न में से किस व्यक्ति को फांसी नहीं दी गई, तो तीन नाम याद रखने। गोली चलाने वाले जो व्यक्ति थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इन्होंने माइकल जैक्सन, जो था आपका जैक्सन जिला मजिस्ट्रेट किस स्थान का, नासिक का, इसलिए इनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया किस नाम से चलाया गया, नासिक षड्यंत्र केस। कब हुआ था, 1909 में। वहां पे कौन से डीएम की हत्या की गई, जैक्सन की। हत्यारे कौन थे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। लेकिन जो मुकदमा चलाया गया, जिनको फांसी दी गई तीन व्यक्तियों को, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल कृष्ण सर्वे और तीसरा व्यक्तित्व था आपका विनायक नारायण देशपांडे। और इसी नासिक षड्यंत्र केस के दौरान वीडी सावरकर और गणेश सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। वीडी सावरकर को पोर्ट ब्लेयर, सेल्यूलर जेल में काले पानी की सजा दी गई थी। ये याद रखेंगे, काले पानी की सजा ये किस स्थान पे, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में ये स्थान पड़ता है। वहां पे नासिक षड्यंत्र के तहत वीडी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों को काले पानी की सजा दी गई थी। लेकिन वहां पे सजा भुगतने के लिए किसको भेजा गया, विनायक दामोदर सावरकर को भेजा गया था। जो ये गतिविधियां हमने पढ़ी थी, महाराष्ट्र में तीन प्रमुख घटनाएं हमें याद रखनी है। पूना में प्लेग की महामारी 1897 में, किन पूना जो प्लेग कमिश्नर था रेड एंड एरेस्ट, उनकी हत्या सापेकर बंधुओं के द्वारा की गई 1897 में। मित्र मेला 1899 ईस्वी में, उसी का नाम बदल के किया गया था 1904 में। अभिनव भारत और जो क्रांतिकारी थे उनको गुप्त रूप से बम बनाने का प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाता था और जिनके प्रमुख संस्थापक के रूप में विनायक दामोदर सावरकर जाने जाते हैं। इसके बाद में नासिक षड्यंत्र केस 1909, वहां के डीएम जैक्सन की हत्या किसके द्वारा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा की गई। लेकिन अनंत लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल कृष्ण सर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को फांसी दी गई थी, वो 1911 ईस्वी में दी गई थी। तो इस तरह से हमें ये सारी गतिविधियां याद रखनी है। इस तरह से आगे बंगाल की रहेगी, आगे पंजाब की रहेगी, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मस्त रहिए दोस्तों, स्वच्छ रहिए, अच्छी तरह से पढ़ता रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए।